कि कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा है। क्या कह रहे? कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुंसफ खुलकर बरस रहा है। और इस बार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को कोई हराने वाला माइकल आनले सब परवेज कादिर के अलावा। अब मैं हराऊंगा नहीं, जमानत जब्त कराऊंगा इंशाअल्लाह। सब हमारी चीज को आप बेच रहे हो, रेलवे बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, एयरवेज बेचा, कल कारखाने उद्योग बेचा। मौलिक अधिकार क्या होता है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, ये सब फ्री मिलेगा सबको। मेरे पास स्कीम है देश और मुल्कों को चला। ये जो है ना, ये चांदी की रोड बनवा दूंगा, पैसा पड़े रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। भोजपुरिया बिहार के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात के तहत आज मैं हूं बनारस में। और बनारस के हमारे पास लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं जो 2009 से लगातार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, परवेज कादिर खान। सबसे पहले सर आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल में भोजपुरिया बिहार में। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम परवेज कादिर खान, मैं वाराणसी शिवालय से हूँ। अच्छा जी। क्या करते हैं आप? मैं तो सामाजिक सेवा करता हूँ। कार्यकर्ता? जी, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, सेवा करता हूँ, खिदमत खल्क करता हूँ, जो मेरे आका सरवर कायनात हुज़ूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना मुनव्वरा किया करते थे। खिदमत खल्क, उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल वर्क, हिंदी में बोलते हैं आप सामाजिक सेवा, है ना? और ऐसे आप हिंदी में राजनीति कहते हैं, और उर्दू अरबी में हम लोग खिदमत खल्क कहते हैं। अभी 2024 आ गया है जी, और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हैं और देश के प्रधानमंत्री। जी। तो एज ए सांसद के रूप में उनका कार्यकाल बनारस के लिए कैसा है? पहले सांसद के रूप में बताइए, फिर हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। वो जो सांसद यहाँ के रहे हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी। 2014 में भी, 2019 में भी, और इस बार भी इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा उनके खिलाफ। किस पार्टी से लड़े थे? आजाद निर्दल के रूप में। अच्छा, निर्दलीय। हाँ, और इस बार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को कोई हराने वाला माइकल आनले सब परवेज कादिर के अलावा। अब मैं हराऊंगा नहीं, जमानत जब्त कराऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो, नरेंद्र मोदी की। और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष से, उन कांग्रेसियों से, उन सपाइयों से, उन बसपाइयों से, तुम तो हराने के लिए नरेंद्र मोदी को आए हो, हम उनकी जमानत जब्त कराने के लिए। तो तुमसे बड़ा नेता मैं हूं, क्यों विपक्ष में अपना पैसा बोल रहा, क्यों लोग को खड़ा करो, हमारा समर्थन दो, मैं नेता चुनाव लड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के इतना विपक्ष में आप जमानत जब्त कराने की बात जी, जी, क्या उनका बैड एलिमेंट है उनके में? थोड़ा सा देखिए, मैं बैड एलिमेंट नहीं कहता हूँ, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उन्होंने रोजगार देने की बात की, दिया। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात किया, दिया उन्होंने? नहीं ना दिया। स्टार्टअप को रोजगार बता रहे हैं, इसको रोजगार? अरे बाप रे बाप, सब हमारी चीज को आप बेच रहे हो, रेलवे बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, एयरवेज बेचा, कल कारखाने उद्योग बेचा। अच्छा, आप बताइए, एक भी कल कारखाना उद्योग नया इन्होंने बनाया जिसमें 2 लाख आदमी को सर्विस दिया? एक भी पूरे भारत में बता दीजिए कि कोई उद्योग लगाया तो बताइए। हम मस्जिद मंदिर की बात नहीं करते, इधर देख लीजिए, आपने कौन सा उद्योग दिया? अच्छा, पहले बता दिए, कौन सी आपने यूनिवर्सिटी नहीं बना दी? कौन सा आपने बड़ा औषधालय खुलवा दिया? कौन सा बड़ा आपने हॉस्पिटल खुलवा दिया? नहीं, एम्स तो खुला है ना। ये तो पहले ही खुला था। नहीं, एम्स देश के कई हिस्सों में, पहले एक एम्स दिल्ली में होता था। आप पहले बताइए, आजकल ना प्राइवेट, सुनिए, झोला छाप डॉक्टर भी एम्स बना दे रहे हैं। चलिए मैं दिखाऊं, 100 यहाँ एम्स है। झोला छाप डॉक्टर जो है, तो एम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। एम्स खुला है ना। आप बताइए यहाँ पर कहाँ पर है? बनारस में आप आए हो ना? बनारस में नहीं है। यहाँ कहाँ पर? नहीं है, गोरखपुर में। नहीं, यहाँ भी है, BHU में है ना। नया एम्स बनाना है, क्या समझा? अच्छा, जो सरकारी सुविधा टाटा वालों ने ले लिया, आम फहीम जनता के लिए क्या, पहले बताइए। आम जनता के लिए उनका उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रहा है। अच्छा, पहले बताइए, पहले तो गैस की टंकी दिया, जिससे 2 हमारे पास था, छीन लिया आपका एक ठो। अच्छा, उसके बाद क्या आपका मतलब पूरा 100 पैसा आपने बढ़ाया था, फिर घटा दिया, 500 बढ़ा दिया, 250 घटा दिया। अन्न योजना दे रहे हैं, गरीबों के लिए सस्ते दरों में अनाज दे रहे हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप एक बात पहले बताइए, 3 रुपए किलो का अनाज है, हम महीने का 15 किलो आपको दे दिया 45 रुपए का। 15 किलो गेहूं भी मान लिया आपको दे दिया 45 दूना 90 रुपया। आदमी जब सुबह आंख मल के उठता है ना, उसको 1000 रुपए रोज चाहिए, 900 कहां से लाएगा जरा बताइए, उसकी तरकीब हमको चाहिए। 900 रुपया वो कहां से लाएगा? हिंदुस्तान का हर नागरिक प्रतिदिन 900 रुपए का रोज कर्जदार हो रहा है।
आप पहले बताइए इस महंगाई के जमाने में मोदी जी की हम जमानत जब्त करा दें। हाँ, मैं जमानत जब्त, मैं चुनाव के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं, जमानत और सपोज डेट आप जब्त करा देते हैं, सांसद हो जाते हैं, हाँ, क्या आप मैंने इन सारी कमियों को दूर कर दीजिएगा केवल बनारस से? अब आ गई बात, बड़े मजे की बात है। बनारस नहीं, पूरे हिंदुस्तान से सुन लीजिए, मौलिक अधिकार की चीजों पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लूंगा। मौलिक अधिकार क्या होता है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, ये सब फ्री मिलेगा सबको। सिर्फ कल कारखाना उद्योग से आपके घर में 2 एसी चलाइए, फ्री में दूंगा। मेरे पास स्कीम है, मेरे पास स्कीम है, देश और मुल्कों को चला। ये जो है ना, ये चांदी की रोड बनवा दूंगा, पैसा पड़े रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। हर वर्ग को और हर लोगों को, जैसे 5 भाई आप लोग हो, पत्रकार भाई हमारे, 5 को कारोबार दूंगा। कैसा बिजली फ्री करो, आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा अभी। कैसे, कहां से लाइएगा इतना योजना, कहां से लाइएगा इतना नौकरी, कहां से लाइएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होना। हमारे वहां जरगोबंधा बगल में, आप चले जाए चुनार के करीब में जरगोबंधा है, इतना बड़ा है कि इस पार से उस पार समुंदर दिखता है। 52 गांव उजड़ कर गए, 56 नदी, 36 नाले का पानी उसके अंदर आता है। ठीक, आप जहां पानी आता गिरता है, आपको सिर्फ फोर्स को उसको बढ़ा देना है। अब बड़े बड़े फैन लगाने हैं, सुनिए मेरी बात, और टारबाइन और बॉयलर को देना है, जिससे बिजली अब हमको पूरे भारत में देना, हर स्टेट को फ्री जाएगी। इधर देख लीजिए, अब बची हुई बिजली हम क्या करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, यूनान, सबको बेचेंगे। और जब बेच के आएंगे, यहाँ हम सबकी तनख्वाह देंगे, सबकी यहाँ चांदी की रोड बनेगी, सबको कारोबार देंगे। क्या समझा? जब आप देश के बारे में सोचोगे तब ना। हम कहते हैं आपको जहां तक पहुंचना था पहुंच गए, अब प्यार मोहब्बत की बात करो ना यार। आप यहां से लेके दिल्ली तक आपका शासन है, बात है आपका एक एक थल सेना, वायु सेना, जल सेना, नभ सेना आपके पास, हर 3200 जितने भी राज्य सब में गवर्नर आपके, ज्यादातर मुख्यमंत्री 80% आपके, आप पीएम, गृह मंत्री सब आप, राष्ट्रपति भी आपका, यहां तक कि हर कोड भी आपका है, सब सम्मान आपका करने वाले हैं। तो अब मैं चाहता हूं, मेरी तरफ से ये अपील है कि अब भाईचारे की बात करो, नफरत की बुनियाद को खत्म करो। कितना नफरत लगा, अब इससे ऊपर जा नहीं सकते। अब जब भी होगा आपका ग्राफ नीचे आएगा। मोदी जी और योगी जी दोनों लोग बोल रहे हैं कि हमारे आने के बाद से दंगा नहीं हुआ है। दंगा, नफरत कहां से फैल रहा है? किस नफरत की बात, किस नफरत की बात कर रहे हैं? वो लोग तो दावा कर रहे हैं कि दंगा कोई नहीं हुआ है। दंगा, मैं जान रहा हूँ कि दंगा नहीं हुआ है। दंगे को अब मैं कैसे आपको बताऊं? हम ही मुहाफिज हैं, इधर देख लीजिए, हम ही सत्ता पर हैं, हम ही मुहाफिज हैं, हम ही सत्ता पर हैं, काबिज है, इधर देख लीजिए। तो कहां से होगा? और अदालतों का काम जानते हैं क्या हो रहा है? इधर पहले नरसंहार होते थे, पहले सुन लीजिए के जमाने में कहां पर दंगे होते थे। अच्छा, आपको नहीं, हम बिहार, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको सत्ता पे किस लिए जनता लाई? शांति व्यवस्था क्यों लाई? कांग्रेस को क्यों लोगों ने हटाया? इसलिए कि आप उससे अच्छा काम करोगे, आप मोहब्बत भाईचारा पैदा करोगे। मैं यही चाहता हूँ आप भाईचारा पैदा करो। आपके अधीनस्थ जितने लोग हैं, मोहब्बत का पैगाम दो, अमन का पैगाम दो, चैन सुकून से रोजी रोटी लोग को कमाने और खाने दो। अच्छा, ज्ञान वापी पर क्या कहिएगा आप? ज्ञान वापी, देखिए हम ज्ञान वापी पे मेरी एक बात, अच्छा आप लोग इबादत, चलिए नमाज पढ़ रहे हैं, चलिए आप बता दो, मैं आपको मेरी बात, 500 साल से आपने मस्जिद देखी ना? मस्जिद थी ना, अभी भी है ना? एक बात पहले बताइए, तो जब मस्जिद है ना, मस्जिद थी, मस्जिद है, 500 साल पहले कौन क्या किया कि उसका बदलाव हमसे लोगे? आप पहले बताओ। अगर ये होता तो लोकतंत्र के चुनाव हुआ सन 47 के बाद से, सन 51 जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट बना कि जितनी भी राष्ट्रीय चीजें राष्ट्र की धरोहर रहेगी, इसको नुकसान पहुंचाने वाला देश का क्या होगा आप जानते हो। इधर देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, कोई भी चीज हो जो दिखने में प्रताड़ित है। अच्छा, रहेगी बात, अब आप फैसला सुनिए, गिट्टी बालू पे नहीं रहोगे ना, उसके अंदर फिर आज हम भी मकान बनाते, स्वस्तिक ईंटा मिलता है, ओम लिखा हुआ ईंटा मिलता है, तो क्या वो मतलब मुसलमान और हिंदू का पहचान करेगा? नहीं, आप पहले तो निर्णय दिया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अब एक बात, कोर्ट की बात आपने कह रहे हो, मैं आपको बताऊं एक शब्द में, आप दिखाओगे ना, मैं बोलूंगा एक शेर के लफ्ज में बता देना, बोलिए बोलिए, कि कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा है। क्या कह रहे? कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुंसफ खुलकर बरस रहा है। ये मेरी बात दिखाइए आप इधर, जरूर, जरूर, मेरे पूरे हिंदुस्तान के आवाम से मैं बताते रहे, इधर दीजिए। और
अदालतों को फैसला सोच समझ के करना। 50-50 साल से तमाम फैसले रुके हुए, साला फैसले ही नहीं हो रहा है, एक साल में फैसला हो गया। आप एक बात पहले बताइए, 50-50 साल में तमाम अदालत के चक्कर काटते काटते लोग जवानी से कोर्ट में कदम रखा बुढ़े हो गए, कमर तेरे के मर के कबर चले, फिर अब लड़का पोता लग रहा है। अदालत पर भी सवाल उठा रहे हैं, अदालत भी सही नहीं, न्यायालय भी सही नहीं। एक बात पहले बताइए, मैं तो ये कहाँ कह रहा हूँ, डायरेक्टली तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहना, मजलूमों पर ही आप खुल के बरस रहे। इधर देखिए, पैसे वाले पे क्यों नहीं बरस रहे, पहले बताइए। तमाम जो पैसे वाले देश का पैसा गबन किए उनके ऊपर तो आपने नहीं कटघरे में खड़े, कई दिन बड़े बड़े लोगों को आपने कटघरे में खड़ा किया, जरा बताइए आप। हमारे देश का पैसा लूट के लोग ले गए, चाहे कांग्रेस के पीरियड में, चाहे आपके पीरियड में, किसी पीरियड। कितने को ले आए? आपने कहा मैं विदेश से पैसा लाऊंगा, कहाँ लाया पैसा, कितना पैसा आवाम के बीच मालूम है? इधर मोदी जी या अमित शाह जब भाषण दे रहे होते हैं तो बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई स्पेक्ट्रम घोटाले जैसा जितना भी बड़ा घोटाला हुआ नहीं हुआ है, और कांग्रेस के कार्यकाल में या अन्य जो पार्टियां रही उनके कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले। तो आपने कहा था ना कि हम घोटाले को लेकर के आएंगे दुनिया से जी, आप पहले बताइए। नहीं लाएंगे ना? हाँ, लाए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लाया उन्होंने? नहीं, कितना लाया बताइए? 1000 भी लाया तो हमें बता दीजिए आप विदेशों से। जो स्विस बैंक में पैसा जमा है लोगों का, चाहे कोई नेता का जमा हो, कह को अप्लाई उजागर किए, उनका अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस, आदमी का नाम शो करके बताइए। 1000 रुपये काला धन आप लाए, काले धन के नाम पर हमको अपाहिज बना दिया, हम जो 2-4 लाख इकट्ठा करे खींच के ले लिया, 10-10 हजार दे, उससे कहा 5 लाख बैलेंस बचा ना, वो खत्म हो गया। अब नया कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की परवरिश के लिए पैसा, कहां से पैसा आएगा? अब जो सवाल करना आप कर लीजिए, पूरी दुनिया के मसले मुझसे करिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। हिंदुस्तान में 2 ही नेता मिलेंगे, एक तो देखिए मोदी का सिर्फ वाहिद परवेज कादिर के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मैं कह रहा हूं, मैं चुनाव उनके खिलाफ लड़ता हूं, लड़ूंगा। क्यों नहीं चले जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी में, कांग्रेस में, या जो राष्ट्रीय पार्टी है, चूंकि अकेले आप सरकार नहीं बना सकते हैं, अकेले आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, केवल बातों से कर सकते हैं। अच्छा, आप पहले बताइए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जी। कांग्रेस के शासनकाल में क्या दंगे कितने हुए? कम हुए? जबलपुर दंगे हुए, मुजफ्फरपुर दंगे हुए, मटिया बुरुज कांड हुआ। आप एक बात पहले बताइए, 2002 में दंगे हुए गुजरात के, पहले मेरी बात, कौन सी पार्टी अच्छी? पहले मेरी बात, 2002 में दंगे हुए ना गुजरात के अंदर, काफी लोगों को सड़ा करके बॉडियां क्रेन में कूड़े खाने में फेंकी गई। अच्छा, सांसद जो है, आप एक बात पहले बताइए भाई साहब, सुन लीजिए, उनका सांसद था एहसान जाफरी, है ना? एहसान जाफरी गुजरात यानी हैदराबाद का सांसद था, जला के राख करके मार दिया गया। उसकी बीबी जकिया, है ना, दर कोर्ट FIR के लिए जाती रही, इंसाफ मांगने। इंसाफ कांग्रेस की सरकार थी ना, क्या कांग्रेस ने दिया? तो किस राष्ट्रीय पार्टी में जाऊं? क्या अखिलेश की सरकार में दंगे नहीं हुए? अभी आप जाइए ना, इनका जो मुजफ्फरपुर हुआ था दंगा, मुजफ्फरनगर, 2.5 लाख मुसलमान चटियल मैदान पर ऐसे प्लास्टिक और उसमें टेंट में बैठे थे, है ना, और 5000 मुसलमानों का घर जला के राख कर दिया गया। 2500 मुसलमान जला के राख कर गए, 5000 मुसलमान। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। एक बात पहले बताइए, क्या मुसलमानों को इंसाफ मिला? अच्छा, टेंट पर, कैंप पर बना गया, फिर हमला होता है, दूध बिना पानी बिना बच्चे मर जाते हैं। मुसलमान इन पार्टियों को अपना वोट क्यों देते हैं, क्यों नहीं अपना? अब तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ, परवेज कादिर है हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी लड़ने वाला। ओवैसी भी तो बोलते हैं कि ये ओवैसी तो बीजेपी के एजेंट है, सबसे बड़े हितैषी हैं। ना कोई हितैषी मितैषी नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। इधर देखिए, कोई हितैषी मितैषी नहीं है मुसलमानों का। वो हैदराबाद में कितने सीट पे लड़ ले रहे चुनाव, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में लड़ने को चाहिए, वहां तो 9-11 सीट से ज्यादा नहीं लड़ पा रहे। भड़काऊ भाषण देते हैं, खिलाफ बोलते हैं, और मुसलमानों के सबसे ज्यादा हितैषी बता रहे हैं। वो ट्रेंड एजेंट है, वो किसी के ट्रेंड चलते हैं, उससे हमसे क्या मतलब? मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो किसी के ट्रेंड में चलते, वो जाने, उनका काम जानेगा, उनको आवाम उसका फैसला देगी। इधर देख लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, तमाम लोगों मुकदमा हो रहा है, उनके पर मुकदमे नहीं हो रहा, हम सब पर मुकदमा हो रहा है। दुनिया भर का जरा सा बोल देंगे, अभी तक मुकदमा देखिए आ जाएगी। इधर देख लीजिए, तो जब आ जाएगा तो पहले बताइए उनके ऊपर क्यों नहीं रहा? अभी देखिए, मौलाना साहब हमारे थे, मुफ्ती अजहरी मियां, उनको जेल में डाल दिया गया। मेरी बात आप समझ लीजिए, तो जेल में डाल, जो रियल फैक्ट बोलेगा तो उसको जेल में ना, वो क्यों नहीं जेल में डाले? उनके ऊपर जो मुकदमा दोनों भाइयों पर नहीं हो रहा है। जब उद्घाटन हुआ तो कई सारे मुसलमान वहां पर गए राम मंदिर में, खुद मतलब सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो भी आए हुए थे राम मंदिर में। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम में कहाँ दूरी पड़ी? तो मुसलमान कहाँ थे जो वहां पर गए?
मुसलमान नहीं थे? नहीं, नाम के मुसलमान थे। अच्छा। जो मुसलमान होगा वहां कहाँ जाएगा? दाढ़ी टोपी लग देने से मुसलमान हो जाएगा क्या? आप पहले बताइए। आप पहले बताइए। क्या हिंदुओं को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए? वो अपने धर्म पर है, हम अपने धर्म पर हैं। जो कलमा पढ़ेगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, जो प्रार्थना करेगा वो मंदिर में करेगा। कौमी एकता की बात कहाँ से आप? हम कहाँ कह रहे कौमी एकता? एक पहले बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कौम को एक साथ लेकर के हिंदुस्तान की आवाम को चलना चाहिए। आप ईसाई अपने धर्म पे रहो, आप सिख अपने धर्म में रहो, आप हिंदू खूब जाम के मानाओ, इधर देखिए। और आप एक धर्म मंदिर बनाने पे बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं तो आज बता हिंदुस्तान की आबादी कितनी है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 1,25 करोड़, 1,40 लाख के आसपास, जिसके अंदर 20% मुसलमान को हटा दीजिए, 25 है ना? 140 करोड़। तो 140 करोड़ में मुसलमान 20% उनको हटा दीजिए, है ना? अब बच्चे मान लीजिए कि 50 करोड़ मुसलमान हो गए, 90 लाख हमारे हिंदू भाई में, 90 करोड़। तो मैं तो चाहता हूं ऐसी अयोध्या ना, जब मेरा शासन होगा, परवेज कादिर जब पीएम बनेगा, हर 1000 बस्ती पर, हर गांव में इसकी चौगुना राम मंदिर में बनाने का काम करूंगा और खुल के कहूंगा तुम सब अपना पूजा अर्चना इबादत करो। ये तो क्या है, छोटी सी मंदिर बना करके मैं कहूंगा हर गांव में। क्या राम काली एक ही जगह है क्या? काली अयोध्या में है क्या? कड़ में है ना? आप ही कहते हो ना। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरा शासन आएगा ना, जो जितना राम को तो रहीम ने माना है, पोरस खान ने माना है। हम क्या करें? राम तो कण में ना, तो खाली वहीं पे जाएंगे तभी राम की पूजा होगी। आप एक बात पहले बताइए। राम तो हर जगह है, हर जगह है ना। तो मैं चाहता हूं जब मैं पीएम बनूंगा इस देश का ना, 1000 हिंदू भाई है ना हमारे, तो ऐसे ऐसे चौगुना अयोध्या एक गांव में बनाऊंगा। इधर देखिए, ऐसे ही अयोध्या क्रिश्चियन है ना, जहां उनका एक तो है ना, हम 1000 बनाएंगे। चार गुरुद्वारा 1000 बनाएंगे एक तो जिले में ना, हम कहेंगे हर बस्ती पे चलो। इधर देखिए, उसी तरह मस्जिद भी बनाऊंगा। इधर देखिए, मेरा धर्म पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जितना मंच है, जितना आप धर्म के बारे में रोकोगे उतना उत्तेजना पैदा होगी। मैं कहूंगा ना, खूब चाह से बनाओ हर आदमी, जितना धर्म का कर रहा हूं, ये तो बना करके हम लूटेंगे। ये तो चुनावी स्टंट है। इधर चुनावी स्टंट है। अंत में हमारे दर्शकों से आप क्या अपील कीजिएगा? 2 शब्द में उसको मैं अपील इस बात को करूंगा, मुल्क में अमन चैन कायम होना चाहिए, सुकून से इज्जत से जिंदगी हो, सबको रोजी रोजगार मुहैया होना चाहिए। हर जो मौलिक अधिकार की चीजें हैं आवाम को फ्री मिलना चाहिए, जैसे पानी, बिजली, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये फ्री मिलना चाहिए। कल कारखाने उद्योग से पैसा लो ना, 2000 किस्म का पब्लिक टैक्स दे रही है। आपका ये जो है ना, इस पर टैक्स, ये सदरी पे टैक्स, ये बटन पे टैक्स, ये सिलाई पे टैक्स, कपड़े इसकी बिनाई पे टैक्स, सब पर टैक्स 2000 किस्म का। तो एक मौलिक का अधिकार की 4 तो चीजें हैं, आप हमको क्या फ्री नहीं कर सकते हो? हमको बनाओ पीएम देश का। मैं तो कहता हूँ काम करते करते मोदी जी थक गए, तुम भी इस्तीफा देगा, परवेज कादिर को बना दो ना इसमें पीएम, तो देखो ना सोने की चिड़िया में फिर से बना दूंगा। आप थक गए हो, हम कह रहे हैं आप भी इबादत करो अब जाकर के, परवेज कादिर को पीएम बनाओ इस देश का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस महत्वपूर्ण कार्य। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का भी शुक्रिया है। आप सभी देखते रहे भोजपुरिया बिहार को। और आपको कार्यक्रम कैसे लगा, इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें और देखते रहे भोजपुरिया बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।